कि दीदा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष जिन दिन सृजी मरुदरार सोनी नायो शीस। कहते हैं कि जिस दिन इस पावन भूमि, इस राजस्थान की भूमि, इस रेगिस्तान की भूमि का जब सृजन किया गया था, तब देवताओं ने अपने गुण दिए थे और ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया था। और ये भी कहा जाता है कि माँ धरती साक्षात प्रकट होके इस पावन भूमि को नमन किया था और ये कहा था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ जो इस वीर भूमि का एक अभिन्न अंग बनने जा रही हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद लक्की में और शौर्य सीरीज में, जिसमें हम आज राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे नहीं, राजस्थान के इतिहास को हम क्या करेंगे, जिएंगे। राजस्थान भारत की वो धरती है जहाँ की रेत में भी शौर्य की गाथाएं छिपी हुई है। आज हम उस धरती के इतिहास में खो जाएंगे जहाँ की हवाओं में बलिदान की खुशबू है। राजस्थान वो रंगीला प्रदेश है जहाँ की संस्कृति और परंपराएं दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए आज हम राजस्थान के उन वीर और वीरांगनाओं को याद करते हैं जिन्होंने इस धरती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। राजस्थान का इतिहास एक खुली किताब है जिसके हर पन्ने में साहस, बलिदान और प्रेम की कहानियां दर्ज है। आज हम उस इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे जिसने राजस्थान को वो पहचान दी है जिस पर आज हम सब गर्व करते हैं। राजस्थान जहाँ की धरती पर पग पग पर इतिहास के निशान मिलते हैं। यहाँ की धरती का कण कण इतिहास गाता है। यहाँ की हवाओं में वीरों की गाथाएं गूंजती है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती, बलिदान की धरती है। राजस्थान जहाँ की संस्कृति और परंपराएं दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है और दुनिया भर में मशहूर है। इस धरती ने कई योद्धाओं, संतों, महात्माओं, कलाकारों, रथी, महारथियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने कार्यों से राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज हम उन्हीं रथी, महारथी और उन्हीं कलाकारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसने राजस्थान को वो पहचान दी है जिस पर आज हम सब गर्व करते हैं। तो बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास यही रहेगी कि राजस्थान के इतिहास की हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक खंडित इतिहास पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक क्या किया है, एक खंडित इतिहास पढ़ा है। वो इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और इतिहास को पढ़ के खत्म कहाँ पर करना चाहिए। तो मैं आज की क्लास हमारी यही रहेगी कि इतिहास की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है और इतिहास को हम खत्म कहाँ करने वाले हैं। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। तो हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान का इतिहास, हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान का इतिहास। कोई भी एग्जाम हो, चाहे RS हो, रीट हो, पटवार हो, वीडियो, जो भी राजस्थान के अंदर जिसमें राजस्थान का इतिहास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों की इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। RS लेवल तक का मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जब भी इतिहास पढ़ते हो, आप लोगों के मन में कम से कम पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले या जो हम इतिहास पढ़ते हैं, तो इस इतिहास की जो जानकारी है ये हमें कहाँ से मिलती है, या जो इतिहास वर्ड है इसकी उत्पत्ति हमें कहाँ पर हुई थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। तो जो राजस्थान में या जो इतिहास जो वर्ड के अंदर जो दुनिया भर में जो हिस्ट्री से रिलेटेड हमें जो जानकारी मिलती है, या इस हिस्ट्री वर्ड का जो सबसे पहले जो उपयोग किया था या यूज किया था, इस वर्ड को यूज किया था, उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का नाम है एक ग्रीक इतिहासकार थे, या एक हम बोल सकते हैं इसको भूगोल शास्त्र भी थे। ये एक भूगोल के बारे में बहुत अच्छे जानकार थे। इनका नाम था हेरोडोट्स, इनका नाम था हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, इसको हमें क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास का पितामह कह सकते हैं। इतिहास का पितामह, इतिहास का जनक हेरोडोट्स। अब इसने खुद ने तो ये कहा नहीं होगा, तो इतिहास का पितामह किसने कहा था, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसको एक खंगोल के रख देंगे। तो ये किसने कहा, एक यूनानी लेखक था। कौन था, एक यूनानी लेखक था, एक यूनानी लेखक था। उस लेखक का नाम था सिसरो, उस लेखक का नाम था सिसरो। इस सिसरो ने क्या कहा था कि इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोट्स है। ये तो है पूरे विश्व के इतिहास का पिता, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें राजस्थान से मतलब है। राजस्थान से पहले हम एक बार भारत पे भी नजर डाल लेते हैं कि भारत के इतिहास का पिता कौन है। हमें किसका है, भारत के
इतिहास का जनक ये कौन है? इसके बारे में भारत के इतिहास का जनक की बात आती है तब कौन आते हैं? वेद व्यास जी। कौन आते हैं? वेद व्यास जी। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ उसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनके द्वारा कौन सा एक रचित और एक महान ग्रंथ है। ये तो है भारत के इतिहास के जनक। अब आधुनिक या हम बोल सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के जनक, प्राचीन भारत के इतिहास के जनक ये कौन है? प्राचीन भारत का इतिहास का जनक ये है मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। ये कौन है? मेगस्थनीज। हमें इंडिया से भी रिलेटेड अभी हमें इसके बारे में कोई रुचि नहीं है या हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसके अंदर। हम चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के इतिहास का पिता हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है। इनके बारे में हम लिखते हैं, तो लिख लीजिए कि राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता या जनक बोल सकते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के पिता या जनक बोल सकते हैं। ये कौन है? ये है कर्नल जेम्स टोड। हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं 90% हम कहाँ से पढ़ते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने जो लिखा है हम वही इतिहास पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ये राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब मैंने आप लोगों को इतिहास के बारे में बता दिया है। अब राजस्थान के इतिहास की हम शुरुआत करते हैं और कहाँ से शुरुआत करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन राजवंशों के नाम लिखा देता हूँ जिसने राजस्थान के ऊपर शासन किया। उसके बाद क्रम वाइज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले एक नंबर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा गुर्जर प्रतिहार। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार इन्होंने लगभग ऐसा माना जाता है कि 550 से लेकर 1036 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राजस्थान पर शासन किया था। उसके अलावा 2 नंबर पे लिखूं तो चौहान राजवंश। चौहान राजवंश ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 551 ईस्वी से लेके 1315 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राजस्थान पर शासन किया था या इनका वंश चलता रहा। इसके अलावा 3 नंबर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 नंबर पे लिखूंगा मैं मेवाड़। राजस्थान की जो शौर्य भूमि है, जो वीर भूमि है, वो कौन सी है? मेवाड़। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि 566 से लेके 1948 तक, 1948 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राजस्थान पर शासन किया था। और एक ही स्थान पर रहकर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एकमात्र राजवंश कौन सा है? मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के बाद हम पढ़ने वाले हैं आमेर। कौन सा? आमेर वंश, या इसको हम बोल सकते हैं कि कछवा वंश भी हम कहीं कहीं हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आमेर के अंदर जिन्होंने राज किया था वो कौन से थे? कछवा वंश थे। इन्होंने 966 से लेकर 1949 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। 5 नंबर पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ ने हम पे शासन किया या राजस्थान में जिस भूमि पर शासन किया था वो कौन सी है? मारवाड़। जोधपुर, जैसलमेर, इधर की साइड की कौन सी है? मारवाड़ वाली भूमि है, मंडोर वाली, ये मारवाड़। इन्होंने 1226 से लेकर 1950 तक शासन किया था। 1226 से लेकर 1950 ईस्वी तक लगभग लगभग इन्होंने शासन किया था। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं बीकानेर का इतिहास। कौन सा? बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं 1465 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो ये हमारे जो मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट जो राजवंश है वो कौन से हैं? ये 6 राजवंश हैं। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, मेवाड़, आमेर, मारवाड़, बीकानेर। इनके अलावा जैसे भाटी वंश हो गया या भरतपुर का जाट वंश हो गया, तो इनके बाद हम उनको भी क्रम वाइज हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुर्जर प्रतिहार पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं चौहान वंश पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन दोनों को पैरेलल लेके हुए चलूंगा, फिर मेवाड़, आमेर, ऐसे करते हुए इन सब की एक कड़ी जोड़ते हुए हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार। हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। आप लोगों ने गुर्जर प्रतिहार सिर्फ 5 से 7 पेज के अंदर पढ़ के उसको कंप्लीट कर दिया होगा। गुर्जर प्रतिहार के अंदर ऐसे ऐसे राजवंश हुए हैं, ऐसे ऐसे रथी और महारथी योद्धा हुए हैं जिन्होंने
राजस्थान के अंदर उन शक्तियों का सामना किया था जिस पर आज हमें सबको गर्व करना चाहिए। इसलिए हम आज जीवित है और इसलिए हमारे पूर्वज हम पे जो एहसान करके गए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट करने से पहले यही तो मेन चीज भी यही है कि गुर्जर प्रतिहार लिख तो लिया, अब शुरुआत कहाँ से करें इसकी। देखो सबसे पहले गुर्जर है, तो ये आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये गुर्जर वर्ड है, इसकी सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जब जैसे कोई भी चीज होती है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका श्रृंगार भी जरूरी है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो जो गुर्जर शब्द है, देखो मैं आप लोगों को इतिहास की कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ चलता हूँ। देखो कड़ी कैसे जोड़ते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देखना। देखो एक हुआ था दक्षिण के अंदर एक राजा हुआ था। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर राजस्थान पढ़ाते पढ़ाते दक्षिण में कहाँ चले गए, तो इसकी भी एक कहानी है। देखो दक्षिण में एक राजा हुआ था, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते हुए चलना। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो दक्षिण में एक राजा हुआ था पुलिकेश नाम का, पुलिकेशियन, केशियन, पुलिकेशियन, केशियन, पुलिकेशियन सेकंड नाम का। दक्षिण का एक राजा हुआ था पुलिकेशियन सेकंड नाम का। इसका जो राजवंश था ये कौन सा था, चालुक्य राजवंश था। कौन सा था, चालुक्य राजवंश का था। अब इस पुलिकेश सेकंड का एक अभिलेख मिलता है हमें, क्या मिलता है, एक अभिलेख। देखो कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ते हैं, अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख का क्या नाम है, एहोल अभिलेख। इस अभिलेख का हमें क्या नाम मिलता है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। इस एहोल अभिलेख में सबसे पहले जो शब्द की उत्पत्ति या जो सबसे पहले हमें ये गुर्जर शब्द जो सुनने को मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, इस एहोल अभिलेख के अंदर मिलता है। सबसे पहले इस गुर्जर शब्द की उत्पत्ति या जो शब्द सुनने को मिलता है ये एहोल अभिलेख के अंदर मिलता है। अब इसके बारे में और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इस एहोल अभिलेख के अंदर और हमें इससे कोई रिलेटेड नहीं, इसी अभिलेख के अंदर हमें एक चीज और मिलती है कि जो पुलिकेश सेकंड था इसके समकालीन एक राजा हुआ था, समकालीन एक राजा। देख कैसे जोड़ता हूं, कड़ी देखना। समकालीन राजा हुआ था हर्षवर्धन। क्या हुआ था, हर्षवर्धन वंश का एक राजा हुआ था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये युद्ध लगभग ऐसा माना जाता है कि 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके अंदर हुआ तो क्या था, इसकी जीत हो गई थी और इसकी क्या हो गई थी, हर्षवर्धन की हार हो गई थी। हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, इसके अंदर हार हो गई थी। पुलकेश ने जीत की खुशी में अपनी एक उपाधि धारण की थी, क्या, परमेश्वर की, परमेश्वर की उपाधि इसने धारण करी थी। जो एहोल अभिलेख, इसके बारे में बता देता हूं कि इसका जो रचयिता है, यह जो अभिलेख किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने, रवि कीर्ति ने लिखा था। ये आप लोग एक कोष्टक के अंदर इसकी छोटी सी एक जानकारी लिख लेना। अब हर्षवर्धन, इस युद्ध से हमें कोई मतलब नहीं है, राजस्थान के इतिहास से हमें मतलब है वो किससे, हर्षवर्धन की एक दरबारी कवि था, यहां से मतलब है दरबारी कवि था। उनका क्या नाम था, बाण भट्ट। उनका क्या नाम था, बाण भट्ट। इनकी एक कविता है हर्ष चरित्र। क्या है, हर्ष चरित्र। इसके अंदर भी हमें क्या मिलता है, गुजरों के बारे में उल्लेख मिलता है, गुजरों के बारे में जानकारी मिलती है या उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और बता देता हूं, हेडिंग उसी हेडिंग के अंदर चलना है और उसी हेडिंग के अंदर बता देता हूं कि हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया था। एक कौन आया था, एक चीनी यात्री आया था। उस चीनी यात्री का क्या नाम है, ह्वेन सांग। क्या नाम है, ह्वेन सांग। ये कौन आया था, चीनी यात्री आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी। चीनी यात्री ने क्या लिखी थी, एक चीनी यात्री ने एक पुस्तक लिखी थी, सी यू की, सी यू की, सी यू की। ये एक इसने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के अंदर भी क्या लिखा है, इसने गुजरों के बारे में लिखा है। इसने क्या लिखा है, गुजरों के बारे में लिखा है। और गुजरों को इसने अपनी पुस्तक में और चाइनीज भाषा में क्या कहा है, गुजरों को क्या है, कलर चेंज करके बता देता हूं, कुलेचो। क्या लिखा है इन्होंने, गुजरों को कहा है कु ले
ये क्या कहा है गुजरों को अपनी भाषा में, चाइनीज भाषा में गुजरों को क्या है कुलेचो। और गुजरों की उसने क्या बोली है राजधानी भी बताई है, गुजरों की राजधानी वो क्या बताई थी भीनमाल बताई, इसने क्या बताई है भीनमाल। और भीनमाल को इसने अपनी भाषा में या जो हम बोल सकते हैं कि चाइनीज भाषा में क्या बोला है इसने, वो बता दें, कलर चेंज करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसने बोला है गुजरों की जो राजधानी भीनमाल, इसको क्या बोला है पिलोमोली, क्या पिलोमोली। भीनमाल वर्तमान में जालोर के अंदर पड़ता है। तो इसने जो चीनी यात्रा आया था हर्षवर्धन के दरबार के अंदर व्यानसांग, इसने अपनी पुस्तक सी यूकी के अंदर गुजरों का उल्लेख किया है और गुजरों को क्या कहा है कुलेचो कहा है। गुजरों की राजधानी भीनमाल जालोर बताई और पीलो मोली इसने क्या कहा है इस राजधानी का अपनी पुस्तक के अंदर चाइनीज भाषा में नाम दिया है। इस पुस्तक से हमें और क्या जानकारी मिलती है, और हमें जानकारी मिलती है कि 6वीं 7वीं सदी में क्या हुआ था, ये जो गुजर थे ये कहाँ आ गए थे मंडोर और मारवाड़ आ गए थे, मंडोर और मारवाड़ आ गए थे। और यहाँ पर ये क्या कर रहे थे सामंतों के रूप में, ये क्या करने लग गए थे कार्य करने लगे थे, सामंतों के रूप में कार्य करने लग गए थे। ये जानकारी भी हमें कहाँ पर मिलती है इस सीयू की पुस्तक के अंदर मिलती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था सामंतों को ही वहां से हटा के क्या करने लग गए थे, ये राज करने लग गए थे। इसके अलावा हमें और गुजरों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पृथ्वीराज रासो कहाँ से मिलती है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक है, ये किसके चंद्रवरदाई की, किसके चंद्रवरदाई की। इसके अंदर भी हमें क्या मिलती है गुजरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चंद्रवरदाई की पुस्तक जो पृथ्वीराज रासो इसके अंदर भी मिलती है। इसके अंदर एक और चीज जानकारी मिलती है कि हुआ क्या था, एक देखो कहानी के रूप में मैं बताता हूँ कि वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि मैं आप लोगों को बना देता हूँ। ये क्या आबू पर्वत है, एक ये कौन सा पर्वत है आबू, इसी के अंदर जानकारी मिलती है हमें। इस आबू पर्वत पर ये क्या करते थे यज्ञ करते थे, ये क्या करते थे यज्ञ करते थे। अब ये क्या करते थे तब होते क्या थे राक्षस लोग आते थे और इस यज्ञ को क्या कर देते थे भंग कर देते थे, इस यज्ञ को क्या कर देते भंग कर देते। इससे ये कौन से मुनि है वशिष्ठ मुनि, ये कौन से वशिष्ठ मुनि। अब ये यज्ञ को भंग कर देते, इससे ये खुद परेशान हो गए वशिष्ठ मुनि। तो इन्होंने क्या किया था गुप्त में एक यज्ञ किया था, गुप्त में यज्ञ किया था और इस यज्ञ से 4 बालकों की इन्होंने क्या की थी उत्पत्ति की थी। कौन से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सोलंकी, चालुक्य और सोलंकी, इन 4 योद्धाओं की इन्होंने क्या की थी उत्पत्ति की थी, योद्धाओं की उत्पत्ति की थी। क्यों की थी राक्षसों का संहार करने के लिए, संहार करने के लिए इन्होंने इनकी उत्पत्ति की थी। अब इसका समर्थन कौन करते हैं कि हाँ भाई ये सही है, जो अग्निकुंड है तो अग्नि से इन्होंने प्रकट किया था, तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं जो पृथ्वीराज रासो को हम क्या बोल सकते हैं, इसको अग्निकुंड सिद्धांत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत हम इसको बोलते हैं। अब इसका समर्थन कौन कौन करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका समर्थन कि हाँ भाई ये सत्य, इसका समर्थन स्वयं कर्नल जेम्स टोड करते हैं, टोड समर्थन करते हैं। इसके अलावा मुहणोत नेणसी करते हैं, मुहणोत नेणसी इसका समर्थन करते हैं। जीएस ओझा भी करते हैं, इसका समर्थन करते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने ऐसे ऐसी एक कहानी के रूप में भी आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा हमें और कहाँ जानकारी मिलती है,
इसके अलावा तो मुहणोत नैणसी है, तो लिख लीजिए मुहणोत नैणसी, मुहणोत मुहणोत नैणसी ने गुर्जरों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, शाखाओं का उल्लेख किया है। मुहणोत नैणसी ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया है गुर्जर प्रतिहारों की। तो इसके अंदर मुहणोत नैणसी कहां पर जानकारी मिलती है? नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, ये इनकी क्या थी? पुस्तक थी। इसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता। एक हमें मिलता है ग्वालियर शिलालेख, एक हमें मिलता है ग्वालियर शिलालेख, ग्वालियर ग्वालियर शिलालेख। ये किसका है? ये मिहिर भोज का शिलालेख है। किसका शिलालेख है? ये मिहिर भोज का शिलालेख है। मिहिर भोज का शिलालेख। मिहिर भोज कौन थे? ये गुर्जर के ये बहुत महान योद्धा हुए थे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बाद में बताऊंगा। इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 836 से लेकर 85 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। इस ग्वालियर शिलालेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, वंशज मानते हैं, लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इसके ग्वालियर शिलालेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है। अब ये लक्ष्मण का वंशज केवल ग्वालियर शिलालेख के अंदर भी नहीं, ये हमें और कहां पर मिलती है? जोधपुर शिलालेख। कौन से में? जोधपुर शिलालेख के अंदर भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, जोधपुर शिलालेख में, इसके अंदर भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब जोधपुर का शिलालेख ये किसका है? ये एक देखो, एक हुआ था कौन सी? मांडव्यपुरी, मांडव्यपुरी शाखा हुई थी, उसका एक शासक था बाउक, उसका एक शासक था बाउक। इसी का शिलालेख जोधपुर, और इसी के शिलालेख के अंदर भी लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। लेकिन इस शिलालेख के अंदर यह भी लिखा गया है, क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री राम की सेवा लक्ष्मण ने प्रतिहार बनकर करी थी, प्रतिहार बनकर करी, उसी प्रकार हमने भी भारत की सेवा राजस्थान में एक ढाल बनकर करी है। इसके अलावा और हमें गुर्जरों के बारे में कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है, उनके बारे में बता देता हूं। देखो, एक राजशेखर कवि हुए थे। कौन हुए थे? राजशेखर नाम के एक कवि हुए थे, राजशेखर। इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से तब बताऊंगा जब राजशेखर के बारे में या महेंद्र पाल प्रथम के बारे में पढ़ाऊंगा, उस वक्त बताऊंगा। क्योंकि ये दरबारी कवि किसके थे? महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे, महेंद्र पाल प्रथम के ये क्या थे? दरबारी कवि थे। इनकी एक दो पुस्तकों के नाम बता देता हूं, जैसे विदसाल भजिंता हो गई, काव्य मीमांसा हो गई, कर्पूर मंजरी हो गई। जैसे काव्य मीमांसा, मीमांसा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विदसाल भजिंता। कौन सी? विदसाल भजिंता, भजिंता। इनके अंदर हमें किनके बारे में जानकारी मिलती है? गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राजशेखर हो गई। राजशेखर के अलावा एक होती है जयानक। कौन होते हैं? जयानक। इनकी एक कविता है या इनका एक ग्रंथ है, कौन सा? पृथ्वीराज विजय। इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज
विजय। इसके अंदर भी हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, गुजरों के बारे में जानकारी मिलती है। एक हुए थे चंद्रप्रभ सूरी, एक हुए थे चंद्रप्रभ सूरी। इनकी एक प्रशस्ति है, इनकी क्या एक प्रशस्ति है, इनकी क्या है एक, इनकी एक प्रशस्ति है। इनकी प्रशस्ति का नाम है प्रभावक प्रशस्ति। प्रभावक, ये कौन है, जैन इतिहासकार है। इसके अंदर भी हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, गुजरों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनके अलावा और आए थे, देखो एक बाहर का एक यात्री आया था अल्मसुदी। कौन आया था, अल्मसुदी। कौन आया था, एक अल्मसुदी नाम का एक बाहर का एक यात्री आया था। किसके दरबार में, महिपाल के दरबार में। किसके, महिपाल के दरबार में अल्मसुदी नाम का एक दरबारी कविता है। इसने भी अपनी पुस्तक के अंदर हमें गुजरों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इसके अलावा एक आया था, अल्मसुदी आ गया, एक आया था सुलेमान, एक आया था सुलेमान। ये किसके दरबार में आया था, ये मिहिर भोज के दरबार में आया था, मिहिर भोज। इसके दरबार में आया था, मिहिर भोज के दरबार में ये आया था। इसने भी हमें बहुत सारी जानकारी दी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया, राजशेखर हो गया, और कौन सा हो गया, सी यू की, ऐसे बोल सकते हैं। ये किसकी थी, व्यांसांग। व्यांसांग ये दरबारी कवि किसके, ये किसके काल में आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तब भी इसने क्या किया था, गुजरों के बारे में, इसने जो सी युग की पुस्तक है, इसने हमें गुजरों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, इसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि गुजरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, या इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इतिहास को हमें पढ़ना कहाँ से, और इतिहास को हमें खत्म कहाँ पर करना है। कल की इतिहास के अंदर, जो कल की हमारी क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसके अंदर हम जो गुजरों के जो राजवंश के जो राजा थे, जो जो राजा हुए हैं, जो जो उनको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, क्रम वाइज, और ऐसे पढ़ेंगे कि आप लोग इतिहास को जिएंगे। यही बात मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जिएंगे हम, इतिहास को पढ़ेंगे नहीं सिर्फ, और सिर्फ जिएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।